हेलो, नमस्कार छात्रों। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कॉमन पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी विकलांगता का परिचय के बारे में कुछ अध्ययन किया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एचआई का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट जो है ऑडियोलॉजी। इसमें हम ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे और आगे फिर हमारे कान की संरचना और ये जानेंगे कैसे आवाज़ हम तक आती है और हम कैसे उसका अनुसरण करके उसका प्रत्युत्तर देते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्पेशल एजुकेशन DED/SE का फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है ये ऑडियोलॉजी, जिसमें हम ध्वनि के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। तो यूनिट 1 शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट का पेपर सेकंड ऑडियोलॉजी। अगर इस संसार में ध्वनि ना हो तो कैसा होगा, ये सोचना भी थोड़ा सा असमंजस वाला लगता है। यदि हम ध्वनि के द्वारा किसी माध्यम से एक दूसरे तक ध्वनि ना पहुंचा पाएँ या आवाज़ ना पहुंचा पाएँ तो कैसा होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है ये पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्वनि का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि इस पेपर का नाम ही ऑडियोलॉजी है, यानी श्रवण विज्ञान। तो सबसे पहले हमें श्रवण के बारे में जानना होगा, श्रवण क्या होती है। इसके लिए ध्वनि को जानना बहुत ज़रूरी है। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। इनके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, हम ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको किसी प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित यानी ट्रांसफ़र मर्ज कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न होने के लिए ऊर्जा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। जैसे कि इसका सीधा सा एग्जाम्पल है ताली बजाना। ताली बजाते समय हम अपने शरीर की ऊर्जा को उसमें लगाते हैं। जब ये ऊर्जा ध्वनि को उत्पन्न करती है जो विभिन्न माध्यमों से होके हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्वनि ऊर्जा का एक स्वरूप है। ये ऊर्जा हमारे दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है और आसपास के वायु द्वारा दबाव तरंग व कंपन तरंग के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है। इस प्रकार ध्वनि का श्रवण यानी हेयरिंग होती है। परिभाषा कहें तो ये कहा जा सकता है, ध्वनि को सुना जा सकता है। जी हाँ, ध्वनि को सुना जा सकता है। ध्वनि सुनने का भी
अनुभव है। जी हाँ, ध्वनि सुनने का अनुभव है। अब ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? तो इसके लिए हमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं जिनके द्वारा ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे एक स्वतलित द्विभुज लीजिए और इसकी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे वाइब्रेट यानी कंपित कराइए। इसे अपने कान के समीप पे लाइए। अब एक टेबल टेनिस या छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाएं। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन कराते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए स्वरित त्रिभुज को एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। इस प्रकार से हम कंपमान स्वरित त्रिभुज की लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित त्रिभुज का आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। जी हाँ, इसके माध्यम से हमने ध्वनि को उत्पन्न किया। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण कर खुरच कर, रगड़ कर या वायु फूंक कर या उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को वाइब्रेट करते हैं, कंपमान करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं से कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्यों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्यों के शरीर में वाक तंतु पाए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के अध्ययन करेंगे और इन्हीं के माध्यम से मनुष्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी मिनमिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक तनित रबड़ के छल्ले को बीच से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनिक रबड़ के छल्ले को कंपन को देखिए। तो इस प्रकार से हम ध्वनि का उत्पादन कर सकते हैं। अब जानते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको काम देगा। ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं कि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वो माध्यम कहलाता है। ध्वनि के उत्पन्न होने के पश्चात वो गति करती है जिसके लिए उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वो माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से रिसोर्स से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तीनों ही प्रकार के जरिए ध्वनि अपना संचरण करती है। कौन कौन से? ठोस, द्रव व द्रव्य, गैस या द्रव्य। जब कोई वस्तु
कंपन करती है तो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान यानी वाइब्रेट कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते। सबसे पहले वाइब्रेट वस्तु से संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी रेस्ट पोजीशन से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। मध्यम कण के निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं और ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि की तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और ये यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। ये कण हैं जो एम्पीडेंस से उत्पन्न किए जाते हैं और ध्वनि का संचरण इस प्रकार से करते हैं। ध्वनि संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। ध्वनि के आसपास के एरिया में चलने के लिए या उसका संचरण होने के लिए सबसे आसान और सरल माध्यम वायु होती है। वायु के माध्यम से हमारे ध्वनि ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और इस प्रकार से हम सुनने का कार्य करते हैं। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो ये एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरलन। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जब कोई वस्तु कंपन करती है तथा आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगें बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दबाव का क्षेत्र है। संपीड़न उच्च दबाव का क्षेत्र है और विरलन निम्न दबाव का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब और परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। अब जानते हैं श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर। हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकता है। कितना? 20
हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको 20 kg हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ये है हमारे मनुष्य के सुनने का सर्वथा प्रसार, यानी मनुष्य जो आवाज़ों को सुनता है उसकी जो मानक हैं वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच की ध्वनि, इस इंटेंसिटी की बीच फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को मनुष्य आसानी से सुन सकते हैं। यदि 20,000 हर्ट्ज यानी 20 kg हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ होगी या 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवाज़ें होंगी, मनुष्य उनको सुनने में सक्षम नहीं होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। जी हाँ, बच्चे और कुत्ते या जानवर ये करीबन 25 किलो हर्ट्ज की ध्वनियों को सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग शरीर का डिप्रिसिएशन होता है, कमज़ोरी होती, तरह तरह के हो जाते हैं बुढ़ापे में, जिसको तो जानते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे श्रवता का प्रसार उनका कम होने लगता है। लोगों में समस्या आने लगती है वृद्ध व्यक्तियों में कि भाई हमें तो अब सही से सुनाई नहीं देता। उनसे बोलने के लिए, आपको अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए हो सकता है 1 से 2 बार उस बात को पुनः रिपीट करना पड़ जाए। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को अविश्रव ध्वनि कहते हैं। बीस हर्ट्ज से जो नीचे की वायु ध्वनि होती है, ध्वनि का प्रसार, उसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। जी हाँ, मनुष्य को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों का होना आवश्यक है, तभी मनुष्य उस ध्वनि को सुन पाएगा। यदि हम अपशब्द ध्वनियों को सुन पाते तो किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते कि हम किसी मक्खी के पंखों को सुन पाते हैं। राइनोसोरस यानी गैंडे 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव ध्वनि प्रसार की ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। ये देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप आने से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्राकृतिक तरंगों से पहले निम्न आवृत्तियों की अवश्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। जी हाँ, आपने गौर किया होगा कि भी किसी क्षेत्र में भूकंप अगर आने वाला होता है तो वहाँ के पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इसका कारण ये होता है, जब भूकंप आने वाला होता है तो वो 20 हर्ट्ज से नीचे की अवश्रव ध्वनियों को उत्पन्न करता है, जिसे जानवर सुन सकते हैं और उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि जंतु इन प्रकार की ध्वनियों को सुनकर पहले से ही सावधान हो जाते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। जी हाँ, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव ध्वनि कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स
डॉल्फिन, चमगादड़, पारप्राइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के सलभों यानी घोंघों के श्रवण अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। आपने अपने आसपास के माहौल में चमगादड़ तो ज़रूर देखा होगा। चमगादड़ देखने में सक्षम नहीं होता, यह अल्पदृष्टि का होता है, परंतु वो क्या करता है, पराशब्द ध्वनियों को उत्पन्न करता है। ये पराशब्द ध्वनि उसके साथ चलती हैं, उसके आगे जाके अगर वहाँ पे कोई रुकावट है तो टकरा कर वापस आ जाती हैं, जिससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे रास्ता बंद है और वो अपना रास्ता बदल देता है। जी हाँ, यानी कि उसका कार्य पराशब्द ध्वनियों के माध्यम से होता है। उन्हें अपने आसपास उड़ते चमगादड़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार से स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेलों को खेलते हैं। अब आते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आगे की स्टडी में या कुछ ना समझ पाने की स्थिति में काम देगा। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, जिसमें से पहला है आवृत्ति। दूसरा है आयाम। और तीसरा है वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में जो प्रदर्शित करता है, जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। जब ध्वनि तरंग के माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं और इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दबाव के क्षेत्र हैं जहां कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। उन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया जाता है। शिखर को तरंग का स्रग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों अर्थात क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य साधारणतः ग्रीक या अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है और इसका S1 मात्रक मीटर m है। आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि जब कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट कर बजा रहे हैं और आप ढोल को सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वो आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। जी हाँ, आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कोई घटना कितनी जल्दी घटित हो रही है। मान लीजिए यदि आप किसी ढोल को पीट कर बजा रहे हैं, आप ढोल को सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वो ढोल को पीटने की आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान का परिवर्तन पुनः अधिकतम मान
में आने पर एक दोलन पूरा या एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम एक प्रति एकांक समय में अपने आसपास से गुजरने वाले तथा विचलनों की संख्या की गणना करें, हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। दो क्रमागत संपीड़नों क्रमागत विचलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि माध्यम में घनत्व को संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल होता है और इसे हम टी अक्षर से निरूपित करते हैं। किस अक्षर से करते हैं? टी अक्षर से निरूपित करते हैं। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच को संबंध निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसी ऑर्केस्ट्रा वाद्य में वायलिन तथा बांसुरी एक समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुँचती हैं। दोनों ही श्रोता की ध्वनियों को हम ग्रहण करते हैं, वे भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी ध्वनियों से जुड़े अभिलक्षणों के कारण है तारतम्य इनमें एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किसी प्रकार का अनुभव करता है तो उसे तारतम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तारतम्य कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उसकी उतनी ही अधिक होती है। जी हाँ, किसी भी कण में जितने उसका वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उसकी आवृत्ति उतनी ही तेज मानी जाएगी। इसी प्रकार जब जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है। विभिन्न आकार तथा आकृतियों की वस्तुओं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारतम्य की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विचों को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः ए अक्षर से निरूपित किया जाता है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे धीरे चोट मारें तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। इसी क्रम में यदि हम मेज पर जोर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है, प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा से संबंध है। जिस ध्वनि में जितना ज़्यादा बल होगा, जितनी तीव्रता से उत्पन्न की गई उसके तीव्र लक्षण होंगे, वो अधिक से अधिक दूरी तक चल सकती है। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा से संबंध है। उत्पादक श्रोता से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। श्रोता से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाता है। ध्वनि की गुणवत्ता वह विलक्षण है जो हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल ध्वनि की ध्वनियों को हम टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और ये सुनने में सुखद होती है। श्रवण कर्णप्रिय नहीं होता, यानी कानों को अच्छा लगने वाला नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। यदि कहीं कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है या किसी चीज़ को पीट रहा है तो वो ध्वनि हमारे कानों में अच्छी नहीं लगती है, परंतु अगर वही ध्वनि संगीत के रूप में हमारे कानों तक पहुँचे तो वो हमें सुनने में सुखद और अच्छी लगती है। ध्वनि को दो दृष्टिकोणों में परिभाषित करते हैं। पहला है
जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और भौतिक शास्त्र दृष्टिकोण, इनमें हम ध्वनि को परिभाषित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो सुनने की प्रक्रिया के बोध परसेप्शन पर आधारित होता है। प्रक्रिया के तहत वातावरण के वायु दाब द्वारा ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम ध्वनि को समझते हैं। इसके कुछ गुणात्मक लक्षण हैं। भौतिक शास्त्र दृष्टिकोण, ध्वनि एक कंपन ऊर्जा का रूप है जो किसी कंपित शास्त्रों द्वारा या माध्यम के द्वारा कानों तक पहुंचती है, जिसे हम सुनते हैं। यह ध्वनि निम्न बातों पर निर्भर करती है, जो हैं बल, माध्यम और ग्रहण करने की बल। जी हाँ, बल, पहला है बल, दूसरा है माध्यम, तीसरा है ग्रहण करने की शक्ति। बल क्या है? जब एक कण दूसरे कण को वाइब्रेट करता है तो इन कणों के बीच में एक बल यानी फोर्स काम करता है, जो किसी कंपित सोर्स से उत्पन्न होती है। ये कंपन बल ध्वनि के उत्तरदायी होता है। जब एक कण से दूसरा कण वाइब्रेट होता है तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है, जो किसी वाइब्रेट रिसोर्स से पैदा होता है। माध्यम, ध्वनि के आवागमन के लिए एक माध्यम होना अति आवश्यक होता है। ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? द्रव, ठोस और गैस। माध्यम के बिना हम ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। जैसे निर्वात में ध्वनि का सुनना असंभव है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे वायु ना हो तो वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ऐसी जगह को निर्वात बोलते हैं। ध्वनि की भौतिक आवृत्ति, किसी कण के द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जब ये दोलक यहाँ से चल के इधर आता है और इधर पहुँचता है तो इसके एक चक्कर को हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका मापन प्रति सेकंड होने वाले चक्र दोलन या कंपन की संख्या द्वारा किया जाता है और इसे हर्ट्ज में परिभाषित करते हैं। यदि कोई कण एक सेकंड में 2000 चक्र पूरा करता है तो इसकी आवृत्ति भी 2000 हर्ट्ज या 2 kg हर्ट्ज होगी। इसके बाद है तीव्रता। तीव्रता, भौतिकी में तीव्रता का अर्थ आयाम एम्पलीट्यूड होता है और मनोवैज्ञानिक संबंध लाउडनेस उच्चता से होता है। विश्राम स्थल से विभिन्न दिशाओं में कंपित कणों के विस्थापन का विस्तार आयाम कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि दबाव स्तर SPL को dB में मापा जाता है। ध्वनि के किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचने में चक्र के भाग को प्रावस्था कहते हैं। प्रावस्था की इकाई डिग्री होती है। जब 360 डिग्री पर एक चक्र पूरा होता है, इसके प्रावस्था के चाल 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री तक देखे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे ध्वनि के
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।